अमित शाह जी एक धमकी दे रहे हैं कर्नाटक के लोगों को कि अगर हमारे सरकार नहीं लाओगे तो हम दंगे कराएंगे। संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को पावर है कि इसकी इन्वेस्टिगेट करे कि ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं खुलेआम दंगे होंगे। कैसे बोल रहे हैं, क्या उनके पास सबूत है इस बात के दंगे होंगे? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत, इस प्रकार के जो संगठन है आरएसएस से संबंधित, धमकी के रूप में वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो दंगे होंगे। यानी कि कौन दंगे कराता है ये तो इतिहास ही बता देगा सारा। उसके लिए ये मुट्ठी भर 100-200 जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको इस्तेमाल करती है आरएसएस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए। जमीयत उलमा हिंद इतनी बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे मुल्क के लिए काम करती थी, आज ये मुल्क के खिलाफ काम कर रही है आरएसएस से मिलकर। देखिए, अमित शाह साहब को मैं पहले भी कह चुका हूं, संविधान की जानकारी नहीं है इतनी। उनको संविधान को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए, और उसमें आर्टिकल 14 को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि किसी भी ग्रुप को, कम्युनिटी को, क्लास को बराबर के हक दिलाने के लिए सरकार को पॉजिटिव एक्शन करना चाहिए। पॉजिटिव एक्शन भी कर सकती है या नेगेटिव एक्शन भी कर सकती है, किस लिए? इक्वालिटी बनाने के लिए। पर अमित शाह साहब को मेरे ख्याल से संविधान की शपथ लेके तो वो एमपी भी बने और संविधान की शपथ लेके वो होम मिनिस्टर भी बने, मगर संविधान को वो पढ़ते नहीं हैं, या शायद पढ़ नहीं सकते, या शायद पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की ट्रेनिंग आरएसएस और बीजेपी ने की है उनकी। तो शायद वो जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं जो संविधान विरोधी हैं। उससे भी बड़ी बात जो अपनी स्पीचेस में वो कह रहे हैं, एक तरह से हर जगह जाके जो धमकी देने का काम वो करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कम्युनल राइट्स होंगे। मतलब ये परोक्ष रूप से क्या मैसेज जा रहा है कि कम्युनल राइट्स होंगे, ये प्रिडिक्शन है उनकी, या वो एक धमकी दे रहे हैं कि हम लोग कम्युनल राइट्स कराएंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इनडायरेक्टली धमका रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन संगठनों का नाम दंगे कराने में, दिल्ली दंगा हो चाहे अभी बिहार शरीफ का दंगा हो, मतलब हमले होते हैं, वायलेंस जो कराने में, इनका नाम कंसिस्टेंटली हर जगह आता है। तो ये एक तरह की धमकी के रूप में वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो दंगे होंगे। यानी कि कौन दंगे कराता है ये तो इतिहास ही बता देगा सारा। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत, इस प्रकार के जो संगठन है आरएसएस से संबंधित, वही दंगे कराते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से अमित शाह जी एक धमकी दे रहे हैं कर्नाटक के लोगों को कि अगर हमारे सरकार नहीं लाओगे तो हम दंगे कराएंगे। इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं कर्नाटक की, ये इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत करनी चाहिए कि वायलेंस करने की धमकी दे के वोट लिए जा रहे हैं। तो इस पे खास तौर पे, और धर्म के नाम पे लोगों को आइडेंटिफाई करके बात की जा रही है। तो ये दोनों ही जो हैं कानून की नज़र में, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसकी नज़र में और आईपीसी की नज़र में, ये दोनों ही अपराध हैं। तो विपक्ष की पार्टियों को ये चाहिए वहाँ पे कर्नाटक में कि अमित शाह साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लोकल पुलिस में भी, क्रिमिनल एक्ट जो उन्होंने किए हैं उसके लिए भी, और इलेक्शन कमीशन में भी उनको उनकी रैलीज को बंद कराने की गुजारिश इलेक्शन कमीशन को, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को करनी चाहिए। क्या लगेगा कि कार्रवाई होगी? जिस तरीके से कर्नाटक का माहौल पिछले कुछ महीनों से लगातार सांप्रदायिक जो है बना हुआ है, कई तरीके के वहाँ पे दंगे, मदरसे, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। देखिए, कार्रवाई ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका ये मतलब नहीं ना कि हम अपने संवैधानिक तरीकों से पीछे हट जाएं। कोशिश करके मजबूती से अगर कार्रवाई करेंगे तो ज़रूर होगा। हालांकि ये खतरा अभी हमने 14 अप्रैल को, आप सब लोगों को पता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर हमने इतना बड़ा मार्च किया था, हमें गिरफ्तार भी किया गया था। किस लिए? कि हम जजेस को जो धमकाने का काम हो रहा था, जुडिशरी को जो धमकाने का काम हो रहा था, और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो हमने इतना बड़ा प्रदर्शन किया था, ये सतपाल मलिक जी ने जो बयान दिया, ये उसी तरफ एक इशारा है कि जो गवर्नर की भी जो पद हैं उनको भी ये बोला जाता है कि तुम चुप रहो।
जो इतना महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो साहब थे वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने संविधानिक जो कार्य थे उसमें दखल अंदाजी प्रधानमंत्री जी करके बोलते हैं कि चुप रहो। तो यही काम क्या दूसरे जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं या दूसरे लोग जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, उनको भी ये चुप रहो या इस तरह से करो कि फोन हाईएस्ट लेवल से जाते होंगे, इस बात की संभावना एकदम साफ है। जो हाईएस्ट लेवल से जो प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ है, तो सभी संस्थानों को, जब गवर्नर को जो चुप रहने के लिए बोल सकते हैं तो वो जजेस को भी बोल सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन में भी चुप रहने के लिए बोल सकते हैं, वो किसी को भी चुप रहने के लिए बोल सकते हैं। सबको चुप करा दिया जाएगा तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जाएगी? चुप क्यों रहो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो उन्होंने जो कहा कि इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या चूक हुई है जिससे 40 देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उसमें कह रहे हैं चुप रहो। तो ऐसी चुप कराने की मानसिकता, अपने गंदे घिनौने कामों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, कैसी मानसिकता है ये आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन में पिटीशन लगनी चाहिए और इसको अगर रोबस्ट तरीके से बहुत मजबूती के साथ उठाई जाएगी आवाज़, तो बेशक जैसे हमने प्रदर्शन करके जुडिशरी के हाथ मजबूत करने की कोशिश की कि पूरी देश की जनता सड़कों पे आ जाएगी अगर जुडिशरी के ऊपर कोई हमला होगा तो वो एक मैसेज जो हमने दिया है वही मैसेज इलेक्शन कमीशन के लिए भी देना चाहिए मेरे ख्याल से, सारी ऑपोजिशन पार्टियों को मिलकर। क्यों, जो संविधान की शपथ लेके किसी पद पे बैठता है तो उसका ज़मीर जो है उसको चैन से सोने नहीं देता। तो सतपाल मलिक जी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उस वक्त भी उनके मन में जो पीड़ा शुरू हुई वो ख़त्म नहीं हुई आज तक। तो उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन के जो लोग भी हैं उनके मन में भी पीड़ा होगी, उनके मन में भी दुख होगा कि हम लोग ये अगर गलत काम कर रहे हैं चुप रहने के डर से या हमें डराया जा रहा है तो हम ये गलत काम ना करें, लेकिन उसके लिए देश की जनता को और विपक्ष को सामने आना पड़ेगा ये संस्थानों को मजबूत करने के लिए और ये कहने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप संविधान के रास्ते पे चलो, आप संविधान के रास्ते से मत डिगो, मत हटो, अपनी जो ड्यूटी है वो निभाओ। इसमें मजबूती मिलेगी सभी संस्थानों को। अभी कुछ दिनों पहले जो है जमीयत उलमा हिंद का जो एक डेलीगेशन था, एक वक्त गया मुलाकात करने के लिए अमित शाह से, और आकर के उन्होंने जो जवाब दिया कि बड़ी अच्छी मुलाकात रही, ख़ास मुलाकात रही और 14 बिंदुओं पर मुसलमानों के जो है वहाँ पर बात की गई और ये भी कहा गया कि अमित शाह जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। तो उसके बाद और फिर ये बयान कि मुसलमानों का जो आरक्षण ख़त्म कर देंगे जो गैर संवैधानिक है, किस तरह देख रहे हैं? क्या ये मुलाकात की गई थी, क्या नतीजा निकला इसका? क्या उसके तुरंत बाद तो उन्होंने बिहार में जाके ये भी कहा था ना, उल्टा लटका देंगे, इस प्रकार की भाषा का भी प्रयोग किया था उन्होंने। तो ये बात इस पे लोग सवाल कर रहे हैं, मौलाना महमूद बंदी साहब से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आपकी जो मुलाकात रही जो कह रहे थे कि भाई जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, मेरा तो इसमें, मैंने जितने भी ये हमारे बड़े बड़े लीडर हैं जिनको मैं बार बार आरएसएस का एजेंट या दलाल कह रहा हूँ, मैंने तो ये सब रिसर्च करके बोला है। अब उसके सबूत एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुनिया की नज़रों में आ रहे हैं, तो लोगों को अब हैरानी भी हो रही है कि क्या इतनी बड़ी बात जो मैं बोल रहा था, क्या बिल्कुल ही सच बोल रहा था मैं ये? तो मुझे तो कोई हैरानी हो नहीं रही उनकी बातों से। देखिए, वो आरएसएस के कुछ तो डायरेक्ट मेंबर्स हैं जो कि बीजेपी और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जो है अभिनव भारत, इस प्रकार के संगठनों के मेंबर्स हैं, वो तो ओपन मेंबर्स हैं। कुछ इनके छुपे हुए हिडन मेंबर्स हैं जिसमें हमारे मदनी चाचा भतीजे भी आते हैं, इनमें बहुत सारे हमारे दूसरे भी बहुत बड़े बड़े जो हमारे आलिम दीन माने जाते हैं वो भी आते हैं। तो मुझे तो इस बात में कोई एक वो मिशन या गाइडलाइन लेने ही तो गए थे अमित शाह जी से, तो हमें क्या करना है और आपको क्या करना है ये तय करने गए थे। ये सब आरएसएस के ही तो मेंबर्स हैं, तो अगर वो आपस में बैठ करके अपनी कुछ प्लानिंग करते हैं, छुपी हुई मीटिंगें करते हैं और वो बाद में लीक हो जाती है, तो वो आप बाहर आके कुछ बोलते हैं, उसको ध्यान से नहीं सुनना चाहिए। ये बात तय है। सवाल करना है तो ये सवाल करें कि इन लोगों को इनके पदों से, जो इतने महत्वपूर्ण पदों पे ये बैठे हैं, जमीयत उलमा हिंद इतनी बड़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे मुल्क के लिए काम करती थी, आज ये मुल्क के खिलाफ काम कर रही है आरएसएस से मिलकर।
तो जो उनके कार्डर्स हैं, जो उनके सेकंड लाइन के लीडर्स हैं, जो ईमानदार हैं, ईमान वाले हैं, उनको इन लोगों को हटा के नई क़यादत आगे करनी चाहिए। जमीयत की जो संस्था है, जमीयत का जो तंजीमें हैं, उनको बचाना चाहिए। हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए कि किसी भी तरीके से जमीयत की ये तंजीम बचे और इनके जो बेईमान और दलाल और एजेंट जो आरएसएस के हैं वो उन पदों से हटें, अच्छे लोग आगे आएँ, ताकि जमीयत जो है, जो उसका हिस्टोरिक रोल रहा पूरे मुल्क को क़यादत देने का और देश को मजबूत रखने का, वो पूरा हो सके। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी तंजीम जो है कुछ लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से ख़राब हो जाए। और इतनी मजबूत जो हमारी एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जो देश के लिए कब से मेहनत कर रही है। पार्टीशन का देखिए सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी को हुआ है। उसके बावजूद भी 50 के दशक में शुरू से ही केरला के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लाने के लिए तब से मेहनत कर रहे हैं। आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरे दुनिया से भारत में इतनी फॉरेन एक्सचेंज भेजती है कि जिससे भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा मदद मिलती है। तो इतनी बड़ी जो हमारी क़यादत है, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो हमारे देश की भलाई के लिए। आपको क्या लग रहा है ये जो मोदी जी इतने सारे जो दिखाने के लिए ही सही जो कुछ स्कीम्स दे रखे हैं, जो 5 किलो अनाज जो सब लोगों को गरीब करके 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, ये उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो सब इन्हीं तरह से तो आ रहे हैं। एक तो हमारे SC ST OBC भाई हैं, उनकी मेहनत से, जो दिन रात मेहनत करके GST में, हर एक चीज़ में, पेट्रोल खरीदने में जो पैसे देते हैं, वो अपना पेट काट के, जो उनकी कीमतें पेट्रोल की कम होनी चाहिए, ज़्यादा दे रहे हैं ना वो, ये सब पैसा उन्हीं का तो है। और ये सब पैसा अडानी को भी दिया जा रहा है, ये भी तो पैसा SC ST OBC। मैं तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा था क्योंकि टॉपिक मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी पूरे देश के लिए इतना बड़ा एसेट है, तो उसको कमज़ोर कैसे किया जाए, ये उसके लिए ये मुट्ठी भर 100-200 जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं उनको इस्तेमाल करती है RSS, पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और पूरी कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए। उसको अपने देश के प्रति जो उनका फ़र्ज़ है कि वो आगे बढ़ के, आज मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में तड़प है बहुत बड़ी कि हम लोग जाएं और चाइना से अपनी ज़मीन वापस लें, ये बहुत बड़ी तड़प है। और भी कम्युनिटीज़ में है, मैं तो SC ST OBC के लीडरों से और उनके जो आम बाशिंदे हैं, सिटीजन, उनसे मिलता रहता हूँ। ये इन सभी कम्युनिटीज़ में तड़प है। सिख कम्युनिटी में तड़प है कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में तिब्बत तक जाके फतेह किया था। बौद्ध कम्युनिटी में तड़प है कि ये सब जो अशोक सम्राट के टाइम की जो जीती हुई चीज़ें हैं, जो जगहें हैं जो उनके साम्राज्य में आती थी, वो वापस लें। ये तड़प मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में भी, औरंगजेब कहाँ तक गए थे। तो ये सब तड़प जो है, ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन की जो लॉबी देश पे कब्जा कर गई है, ये सब हमें रोक रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर पे रोक रहे हैं कि वो चाइना से अपनी ज़मीन वापस ले सके। हम लोगों के बीच में, मुस्लिम कम्युनिटी के और भी जो पिछड़ा वर्ग है, उसमें तड़प है कि हम चाइना से अपनी ज़मीन वापस ले सकें। अब ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो अब इलेक्शन में जो ये बयानबाजी हो रही है, जैसे कि अभी आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस यहाँ पर आती है तो राइट्स होंगे, दंगे होंगे, तो ये किस तरफ इशारा है? क्या लग रहा है? ये धमकी है ना, सीधी सीधी उस प्रदेश की जनता को भी धमकी है कि भाई देख लो, हम फिर राइट्स कराने लगेंगे। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ और इस पर इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने कहा है ना, हर एक चीज़ जैसी नज़र आती है ना, उसके लिए आज के दौर में एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन जो इस काम के लिए तयशुदा संवैधानिक एजेंसीज हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और लोगों को उनके पास कंप्लेंट बननी चाहिए। जैसे इस काम के लिए संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से इलेक्शन कमीशन को पावर है कि इसकी इन्वेस्टिगेट करे कि ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं खुलेआम, दंगे होंगे, कैसे बोल रहे हैं, क्या उनके पास सबूत हैं इस बात के, दंगे होंगे, क्यों, कैसे ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं वो? क्या वो तो होम मिनिस्टर है ना, उनके पास सभी की ब्रीफिंग है। तो उनसे ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन द्वारा, और NIA द्वारा भी किया जाना चाहिए, क्योंकि दंगे अगर होते हैं तो उससे पूरे देश का नुकसान होता है, चाइना और पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए भी NIA को भी चाहिए कि अमित शाह जी से क्वेश्चन करें इस बारे में, FIR दर्ज करके उनको क्वेश्चनर भेजें जैसे वो करते हैं। और इलेक्शन से लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप, और क्या बताना चाह रहे हैं जो नई अपडेट है? कुछ मेरी अपडेट तो एक ही है कि चाहे कर्नाटक हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो या कहीं भी इलेक्शन हो,
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है पूरे देश को लूट के अडानी जी के पास सारा पैसा शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो दो लोगों का तो डायरेक्ट रोल उसमें है ही, अमित शाह जी का और मोदी जी का। तो वो उन्हीं का पैसा हमें तो नज़र आता है, एक तो किसी भी हालत में, और दूसरा चाइना और पाकिस्तान जो देश के साथ कर रहे हैं। अभी हमारे 5 में से 4 सिख जवान मारे गए जो, और ये मैं इसलिए बार बार सिख बोल रहा हूँ कि सिखों के ऊपर आज यही आरएसएस और मनुवादी व्यवस्था जो है उनकी देशभक्ति पे खालिस्तान की झूठी एक कहानी गढ़ के अपने द्वारा प्रायोजित लोग भेज के जो खालिस्तान की बात करने लगे ताकि सिख कम्युनिटी को बदनाम किया जाए, इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा है। जो सिख कम्युनिटी देश की रक्षा में सबसे आगे आगे रही है उसके ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, इनको किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे वोट नहीं देनी चाहिए। इनके कार्डर्स जो दें वो दें, बाकी किसी को इनको वोट नहीं देनी चाहिए। कार्डर्स में भी जो देशभक्ति की 1% भी भावना बाकी है इनके कार्डर्स में, उनको भी बीजेपी को और आरएसएस को किसी भी हालत में कहीं भी वोट नहीं देनी चाहिए। हमारी तो यही समझ है, क्योंकि ये देश के खिलाफ है, ये हमारी देश के खिलाफ हैं, देशद्रोह कर रहे हैं ये, और अडानी जैसे लोगों को मजबूत कर रहे हैं। और पुलवामा जैसे जो घटनाएं हुए हैं उसमें भी इनका रोल जो है क्वेश्चनेबल है। यही काफ़ी है इनको वोट ना देने के लिए, यही काफ़ी है इनको वोट ना देने के लिए, क्योंकि ऐसी घटना के लिए तो दिन रात एक करके पूरे देश को, प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को पूरे तथ्य रखने चाहिए देश के सामने कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमने पूरी ईमानदारी से और देशभक्ति से उस वक्त काम किया था पुलवामा के टाइम पे, और ये रहे उसके तथ्य। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का कैसी मंशा है और ये क्या कर रहे हैं, और इनके लिए, देश के लिए कोई प्रेम है ही नहीं। ऐसी पिक्चर, छवि प्रथम दृष्टया यानी कि प्राइमा फेशिया पहली नज़र में निकल के आती है। इन लोगों की चुप्पी जो है ना, जिन टॉपिक्स पे चुप्पी रखते हैं वो अलग कहानी बयान करती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।